हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित पारी। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने गायत्री क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अध्याय 12 दुग्ध रसायन की, जिसका पार्ट फर्स्ट आज आप पढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसे अपने दोस्तों के साथ कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक पर, जिसका नाम है दुग्ध की परिभाषा। क्योंकि जब हम दुग्ध रसायन पढ़ रहे हैं तो दुग्ध रसायन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें उसकी परिभाषा जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ठीक है, इसमें देखिए दुग्ध स्तनधारी पशुओं की दूध ग्रंथियों से प्राप्त एक तरल पदार्थ होता है। हम जानते हैं कि दुग्ध क्या होते हैं, स्तनधारियों से प्राप्त होता है। ठीक है, और ये कौन सा पदार्थ होता है? तरल पदार्थ होता है जो नवजात शिशु के पैदा होने के तुरंत बाद क्या निकलता है, ये स्रावित होने लगता है। जब क्या होती है, जैसे कि गाय है, भैंस है, बकरी है, तो जब ये क्या करती है, एक नवजात शिशु को जन्म देती है, तो तब इनके स्तनों के अंदर से क्या निकलता है, दूध स्रावित होने लगता है। ठीक है, ये तो हो गई हमारे नॉर्मल सी परिभाषा। अब हम बात करते हैं रासायनिक तौर पर क्या है इसकी परिभाषा। तो रासायनिक तौर पर हम बात करते हैं कि रासायनिक दृष्टि से दूध एक विषमांग उत्पाद है। क्या ये विषमांग उत्पाद है? जिसमें अब विषमांग उत्पाद का मतलब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि विषमांग उत्पाद वो उत्पाद होता है जिसके अंदर से क्या नाम से यहाँ पर जो वसा, प्रोटीन, शर्करा, खनिज पदार्थ जो होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, एक दूसरे के अंदर क्या होते हैं, मिक्स में रहते हैं और एक दूसरे से मिक्स्ड ये रहते हैं। कोई भी पदार्थ अलग अलग दिखाई यहाँ पे नहीं देता है। ठीक है, तथा अन्य अवयव क्रमशः इमल्सन, कोलाइडी निलंबन तथा वास्तविक विलयन के रूप में जल तरल प्रावस्था में उपलब्ध रहता है। क्योंकि इसके अंदर अधिक मात्रा में तो जल मिलता है और उसके अंदर जैसे वसा हो गई, प्रोटीन हो गई, शर्करा हो गई, खनिज पदार्थ हो गए, इमल्सन हो गए और कोलाइडी के रूप में ये क्या करते हैं, इसके अंदर रहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कोलाइडी जो कण होंगे उन्हें हम क्या करते हैं, जब इसको मथेंगे, दूध को मथते हैं या हम छाछ बिलोते हैं, ठीक है, तो हम जानते हैं उसमें जो मक्खन हम निकाल सकते हैं, क्रीम हम उसमें से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोलाइडी के कणों के गुण पाए जाते हैं, ये एमल्शन के गुण ये होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दुग्ध में पाए जाने वाले मुख्य अवयवों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है। सबसे पहले आता है दुग्ध वसा। दुग्ध वसा जो होती है, वसा में दुग्ध में वसा क्या होती है, पायस के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? पायस के रूप में इसके अंदर उपस्थित रहती है। पायस के रूप में मतलब क्या है, तो मैंने कहा था, जैसे अभी बताया था कि जिस तरीके से ये दूध है, ठीक है, दूध हमारे पास है और दूध के अंदर ये पायस के रूप में इकट्ठे जो वसा है इसके अंदर ये गोलिकाओं के रूप में ये विद्यमान रहती है। और जब क्या किया जाता है, इस दूध को मशीन के अंदर डाल करके जब इसे क्या किया जाता है, मथा जाता है। क्या किया जाता है, इसे मशीन के अंदर डाल करके मथा जाता है। तेजी से इस मशीन के ये जो कटर होते हैं ये घूमते हैं। तो ये घूमने के बाद में क्या करते थे, वसा को क्या करते थे, दूध से अलग कर देते हैं। और वसा को दूध से अलग करने के बाद में ये क्या होती है, इसके ऊपर जो ऊपरी सतह होती है इस पर गोलिकाओं के रूप में जम जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वसा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे वसा कहते हैं। ठीक है, सेकंड आता है दूध में उपस्थित जो वसा होती है ये किसके रूप में रहती है, गोलिकाओं के रूप में विद्यमान रहती है। किस रूप में रहती है, गोलिकाओं के रूप में हमेशा विद्यमान रहती है, जिसे आसानी से दूध से क्या किया जाता है, अलग किया जा सकता है। हम जानते हैं, यदि आपके घर में गाय भैंस है तो आप भी जानते होंगे, क्योंकि यदि अधिक मात्रा में दूध होता है तो हम उसमें से क्या निकालते हैं, वसा निकालते हैं, जिससे क्या बनाया जाता है, घी बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है वसा के मुख्य जो अवयव हैं, ये वास्तविक वसा, फास्फोलिपिड, स्टेरोल, स्वतंत्र वसीय अम्ल इनके अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आता है दूध वसा में सर्वाधिक ओलिकम। दूध वसा में क्या मिलता है, सर्वाधिक ओलिकम मिलता है, जो कितना परसेंट होता है, 33% होता है। कितना परसेंट होता है, 33% होता है। जबकि पामीटिक अम्ल 25% होता है। कितना होता है पामीटिक अम्ल, 25% यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यदि यहाँ से मान लीजिए एक नंबर के क्वेश्चन पूछ ले तो क्या पूछेगा कि दुग्ध वसा में ओलिक अम्ल कितना परसेंट होता है या पामीटिक अम्ल यहाँ पे कितना परसेंट होता है, तो यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ओलिक अम्ल तो 33%, ठीक है, और पामीटिक अम्ल यहाँ पे 25% पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है दूध में कुल मिलाकर 43% असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, इसके अंदर असंतृप्त वसीय अम्ल पाए जाते हैं, तथा 57% इसके अंदर क्या होते हैं, संतृप्त वसीय अम्ल पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो अम्ल जो हैं इनको संतृप्त और असंतृप्त के अंदर डिवाइड किया गया है। अब संतृप्त से मैं आपको ये बता दूँ कि जिनकी पूरी वैलेंसी क्या होती है, फिल्ड होती है, और जिनकी पूरी वैलेंसी फिल्ड नहीं होती वो क्या कहलाते हैं, असंतृप्त वसा है कहलाते हैं। ये केमिकल स्ट्रक्चर है, आप लोगों को इतना यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो आप लोग बस संतृप्त और असंतृप्त यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दुग्ध वसा का पोषक महत्व। किस तरीके से इसका पोषक महत्व है, पहला हम देखते हैं घी से कार्बोहाइड्रेट की तुलना में क्या होती है, लगभग 2.25 गुना
अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो घी से कार्बोहाइड्रेट की तुलना, अब जो कार्बोहाइड्रेट होता है, क्योंकि हम खाना वगैरह जब खाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट जब होता है तो हम जानते हैं कि रोटी जो है, रोटी के अंदर क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, और इसके और रोटी के ऊपर भी हम क्या लगा के खाते हैं, घी लगा के खाते हैं। क्यों खाते हैं, क्योंकि इससे हमें क्या होती है, जब इसका पाचन होता है तो इसका पाचन होने के बाद में हमें इससे क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और कितने गुना अधिक ऊर्जा मिलती है इससे, 2.25 गुना अधिक ऊर्जा मिलती है। मतलब हम कहें कि जैसे हम 1 किलोमीटर चलते हैं, ठीक है, यदि मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट की एक रोटी खा करके हम 1 किलोमीटर चलते हैं, तो यदि हम घी की रोटी खा करके चलें या घी खाएं तो क्या होगा, हम उससे कितने किलोमीटर चलेंगे, हम उससे 3 किलोमीटर चल सकते हैं। तो इतना फर्क पड़ता है, इतनी ऊर्जा हमारे शरीर में आती है। ठीक है, नेक्स्ट आती है, यह जो है रक्त के स्कंदन में भी क्या होते हैं, सहायता करता है, क्योंकि इसी से ही रक्त का स्कंदन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है, ऊतकों में उपापचय क्रियाओं में भी ये क्या होते हैं, सहायता करते हैं, क्योंकि ऊतकों में होने वाली जो विभिन्न उपापचय क्रिया होती है उनमें भी ये क्या करते हैं, सहायता इसमें करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है, वसा प्रोटोप्लाज्म की संरचना का मुख्य अवयव है। अब कहें कि प्रोटोप्लाज्म की संरचना का मुख्य अवयव कौन सा है, तो यहाँ से वसा आता है। क्या आता है, वसा आता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोटोप्लाज्म की जो संरचना है, यदि ये इसके अंदर नहीं पूछेगा तो बायोलॉजी के अंदर आपके पूछ सकता है कि प्रोटोप्लाज्म की संरचना का जो मुख्य अवयव कौन सा है, तो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा वसा। क्या बताना पड़ेगा, वसा। ठीक है, यह प्रजनन व शरीर विकास दोनों में सहायता करता है। ठीक है, यदि प्रजनन करना है, ठीक है, और शारीरिक विकास करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम ज़्यादा घी खाते हैं, अधिक मात्रा में घी खाते हैं, तो शरीर क्या हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है। हम जानते हैं कि यदि कोई बच्चे को जन्म देती है तो हम उसको घी खिलाते हैं, और घी खिलाने के बाद में क्या होती है, वो और तंदुरुस्त वापस से अपनी तंदुरुस्ती को ग्रहण करती है, और अब उसका शरीर वापस से क्या हो जाता है, हष्टपुष्ट हो जाता है। तो वो इसी के कारण ही होता है, और इसी के कारण घी जो एक मादा जो होती है उसे को घी खिलाया जाता है, या एक पशु जो होता है उसको भी घी खिलाया जाता है। ठीक है, यह कोशिकाओं के पोषण का कार्य भी करता है। ठीक है, सातवां आता है, लेसिथिन दुग्ध वसा को सुरक्षित रखने में मदद करता है। अब देखिए यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो लेसिथिन है ये क्या करता है, दुग्ध वसा को सुरक्षित रखने में मदद करता है, क्योंकि लेसिथिन जो होती है इसके अंदर ही मिलती है। ठीक है, और ये क्या करती है, इस वसा को जो है, दुग्ध वसा जो है, इसको अधिक समय तक क्या करती है, सुरक्षित करने का काम करती है, जल्दी से इसे खराब नहीं होने देती है। ठीक है, आगे है, दुग्ध वसा से शरीर को विटामिन और कोलेस्ट्रॉल प्राप्त होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अधिक मात्रा में यदि हम घी खाते हैं, क्या खाते हैं, घी खाते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हार्ट जो हमारे होता है, और हार्ट की हमारे रक्त वाहिनियाँ जो होती है, इन वाहिनियों में क्या हो जाता है, ब्लॉकेज आ जाता है, और क्या कहा जाता है कि फिर अब के भैया आपको घी नहीं खाना। क्यों नहीं खाना, क्योंकि घी से हमें क्या मिलता है, कोलेस्ट्रॉल मिलता है, और कोलेस्ट्रॉल की घी होता है, और जैसे कि क्या नाम से हमारे पास में तेल होते हैं, उनसे में क्या मिलता है, कोलेस्ट्रॉल मिलता है। और ये कोलेस्ट्रॉल अधिक मात्रा में यदि किसी के शरीर में छा जाए, या अधिक मात्रा में उसके शरीर में हो जाए, तो ये क्या करती है, हमारे जो नसें जो होती हैं, रक्तवाहिनियाँ जो होती हैं, उनको क्या करता है, ब्लॉकेज करने का काम करता है। ठीक है, और शरीर को विटामिन तथा कोलेस्ट्रॉल प्राप्त इनसे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दुग्धम, जिसे हम क्या कहते हैं, लैक्टोज कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, लैक्टोज कहते हैं। दुग्धम दूध में पाया जाने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट। अब पूछा जा सकता है कि दुग्धम क्या है, दुग्धम क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, दुग्धम कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, दूध में मीठापन दुग्धम के कारण होता है, क्योंकि हम यदि दूध को बिना शक्कर डाले हुए पीते हैं तो हमें उसका स्वाद जो होता है वो मीठा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, मीठा उसका स्वाद हम अनुभव कर सकते हैं। तो इसका मतलब किसके कारण हुआ, वो दुग्धम के कारण वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, दुग्ध एक द्विशर्करा है। क्या है, द्विशर्करा। अब इसे दुग्धम जो है उसको द्विशर्करा क्यों करते हैं, क्योंकि ग्लूकोज जो होती है, क्या होती है, ग्लूकोज जो है, ठीक है, और गैलेक्टोज जो है, कौन है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ठीक है, ये दोनों मिलकर के ही किसका निर्माण करते हैं, दुग्धम का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, दुग्धम का निर्माण करते हैं। अब जब दुग्ध का एक अणु तोड़ा जाता है तो किसमें टूटता है, वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटता है। तो कितने अणु हो गए, ये द्विशर्करा हो गई। 2 शर्करा है, क्योंकि ग्लूकोज भी एक शर्करा है और गैलेक्टोज भी एक शर्करा है, तो कितनी हो गई, द्विशर्करा हो गई। तो इसलिए क्या कहते हैं, इसको द्विशर्करा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दूध के अंदर यह घुलनशील अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती है, घुलनशील अवस्था। अब घुलनशील अवस्था में होगी तभी तो वो क्या नाम से लिक्विड अवस्था में होती है। ठीक है, इस आप सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट है, ऊर्जा का अच्छा साधन होता है। 1 ग्राम दुग्धम में 4.0 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। कितनी कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है, 1 ग्राम दुग्धम में 4.0 कैलोरी ऊर्जा हमें इनसे प्राप्त होती है।
नेक्स्ट आती है इसके अंदर, यह है शर्करा की अपेक्षा लगभग 1/4 भाग क्या होती है, मीठी होती है। 1/4 भाग मीठा होता है। जैसे मान लीजिए शर्करा जैसे मान लीजिए ये एक रोटी के 4 पार्ट कर दिए, तो इतना पार्ट जो है, इतना पार्ट मीठा होता है इसका, 1/4 पार्ट इसका क्या होता है, वो मीठा होता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है इसमें, सामान्यतः गाय के दूध में 4.9%, ठीक है, और भैंस के दूध में 5.48%, ठीक है, और क्या नाम से मानव के दूध में जो दुग्धम जो होता है, ठीक है, वो 6.98% दुग्धम पाया जाता है। ठीक है। देखिएगा गाय के दूध में 4.9% और भैंस के दूध में 5.48% और मानव के दूध में जो होता है, मानव का मतलब होता है स्त्री के अंदर जो दूध स्त्राव होता है, जब बच्चा उनके होता है तब उसके दूध स्त्राव होता है, उसके अंदर 6.98% दुग्धम पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे लैक्टोज का पोषक महत्व। अब लैक्टोज जो है वो दुग्धम ही है, ठीक है, इसके पोषक महत्व क्या क्या है यहाँ पे। ठीक है। लैक्टोज जो होते हैं दुग्ध के ऊर्जा मान में क्या वो करते हैं, वृद्धि करता है। क्या करता है, ऊर्जा मान में वृद्धि करता है। हमें पता है इससे हमें 4.0 कैलोरी हमें क्या मिलती है, इससे ऊर्जा मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है, यह शरीर में विटामिन संश्लेषण में भी सहायक होता है, क्योंकि शरीर के जो विटामिन संश्लेषण कार्य कौन करता है, लैक्टोज शर्करा जो होती है यही विटामिन संश्लेषण का कार्य भी करती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, यह आंत द्वारा कैल्शियम, जो आंतें जो होती हैं हमारे, उनके द्वारा कैल्शियम फास्फोरस के अवशोषण में भी क्या होती है, सहायक होता है। अगर यदि इसकी कमी हो जाए तो हमारे आंतों द्वारा कैल्शियम और फास्फोरस का जो अवशोषण होगा वो यहाँ पे बंद हो जाएगा। हमारी आंतें इसे क्या करने लग जाएगी, अवशोषण नहीं करेगी। लैक्टोज आंत में लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करता है। क्या करता है ये लैक्टोज आंत में लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करता है, जो अम्ल उत्पादक जीवों के विकास में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अब जो अम्ल उत्पादक, क्योंकि हमारे शरीर में क्या होते हैं, अम्ल उत्पन्न होते हैं। आपको पता है कि हमारे जो आमाशय है इसके अंदर HCl उत्पन्न होता है, और ये क्या करता है, हमारे जो कीटाणु जाते हैं या हमारे जो खाना जो होता है उसको पचाने में कार्य करता है। तो ऐसे जीवों को यहाँ पे क्या करता है, ये उत्पन्न करता है, जो कि हमारे जो वेस्ट जो खाना होता है उसको डाइजेस्ट करने के काम में ये आता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के लिए भी क्या होते हैं, ये बहुत आवश्यक होता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन जो है ये शरीर की कोशिकाओं के लिए क्या होती है, परम आवश्यक होता है। क्या होती है, परम आवश्यक होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत से जो बच्चे वैसे होते हैं जो 12th क्लास की एज में 11th क्लास की एज में जिम जाने लगते हैं। क्या करते हैं, जिम जाने लगते हैं, और वहाँ जिम के अंदर उन्हें क्या कहा जाता है कि भैया आपकी बॉडी यदि बनानी है, जो बॉडी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे प्रोटीन का डब्बा दिया जाता है। और वो उस प्रोटीन के डब्बे में क्या होता है, प्रोटीन नहीं होता है, बस वो कैसा होता है, सिंथेटिक होता है, या फिर उसको नेचुरली जो फलों को और इनको सुखा करके उनमें से प्रोटीन जो होते हैं उनको अलग करके उसके अंदर डाला जाता है, तो वो प्रोटीन ये होते हैं। इसी से ही जो हमारे मसल्स होते हैं, प्रोटीन से हमारे मसल तैयार होते हैं। दुग्ध में 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, केसिन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन प्रकार के प्रोटीन में पाए जाते हैं। पूछा जा सकता है कि कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। अब दूध का रंग सफ़ेद, यहाँ से बिल्कुल मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होता है ये है, ये अधिकतर पूछा जाता है कि दूध का रंग सफ़ेद क्यों, किसके कारण होता है, तो यहाँ पे आंसर आएगा केसिन के कारण। किसके कारण होता है, केसिन के कारण होता है। दुग्ध में प्रोटीन की जो मात्रा जो होती है, अब दूध में प्रोटीन की मात्रा कितनी होगी, 2.0 से 3.5 तक इसमें प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, गाय के दूध में 3.5%, ठीक है, भैंस के दूध में 3.6% प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो भैंस का दूध होता है वो बहुत स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ठीक। नेक्स्ट है केसिन की पोषक उपयोगिता। अब केसिन की जो पोषक उपयोगिता है वो क्या है कि केसिन के अंदर वेलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, मिनाइलेनोन आदि प्राप्त होते हैं। एमिनो अम्ल इनसे मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, केसिन प्रोटीन को 75% तक शरीर में अवशोषित कर लेता है। क्या होती है, जो केसिन प्रोटीन को क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर 75% तक क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, ज़्यादा इसको वेस्ट नहीं जाने देता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है, यह आयोडीन तथा भारी धातुओं से क्या होते हैं, संयुक्त होकर एक उपयोगी वाहक के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। मतलब इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करते हैं। किनको, आयोडीन तथा भारी धातुओं से संयुक्त होकर के एक उपयोगी वाहक के रूप में कार्य करते हैं। जो भी पोषक तत्व होते हैं उनको हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है। आगे है, केसिन से फास्फोरस तथा कैल्शियम भी प्राप्त होते हैं। केसिन से हमें क्या प्राप्त होते हैं, एक तो फास्फोरस भी प्राप्त होता है और इससे हमारे शरीर को कैल्शियम भी प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, खनिज पदार्थ।
आगे देखिए, खनिज पदार्थ दुग्ध में मुख्य रूप से कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, गंधक, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, आयोडीन आदि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। अब खनिज पदार्थ जो होते हैं हमारे शरीर में बहुत से पाए जाते हैं। एक तो होता है कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम। जितने भी हमारे पास में जो आवर्त सारणी में जो तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं? खनिज पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, खनिज पदार्थ होते हैं, ये वाले भी हैं और कुछ खनिज पदार्थ भी नहीं भी होते हैं। ठीक है, तो ये जितने पदार्थ हैं सारे पदार्थ क्या हैं? खनिज पदार्थ हमारे कहलाते हैं। ठीक है, आगे है, दुग्ध में खनिज पदार्थों की मात्रा 0.70 से 0.90% तक पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 0.70 से 0.90% तक पाई जाती है। ठीक है, आगे है खनिज लवणों की पोषक उपयोगिता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इसके अंदर फास्फोरस जो होती है। अब फास्फोरस क्या काम करती है? देखो, फास्फोरस हमारी हड्डियों, दांतों तथा मांसपेशियों के निर्माण में कार्य करती है, क्योंकि फास्फोरस, कैल्शियम और विटामिन डी से ही हमारे जो हड्डियां होती है इनका विकास होता है, और हड्डियां और दांत भी इसी का एक पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है शरीर का आकार, और जो हमारा कंकाल जो है क्या है? कंकाल तंत्र जो है वो भी इन्हीं से ही बनता है। नेक्स्ट आती है शरीर के विभिन्न प्रकार के प्रोटीन तथा वसा के साथ जुड़कर शरीर की संरचना का निर्माण करने का कार्य भी कौन करता है? खनिज लवण करता है, क्योंकि हमारे शरीर में और पेड़ पौधों के शरीर में सभी के अंदर खनिज लवण पाए जाते हैं, और पूरा का पूरा जो शरीर होता है 100% खनिज पदार्थों से ही मिलकर के बना हुआ रहता है। और यदि इनमें से किसी भी जो तत्व जो है, एक भी तत्व की यदि आपूर्ति हमारे शरीर को नहीं होती है तो विभिन्न प्रकार के रोग हमारे शरीर में फैल जाते हैं। ठीक है, आगे आता है शरीर विकास, दुग्ध उत्पादन, प्रजनन तथा शरीर एवं रखरखाव में लवण उपयोगी क्रियाओं में भी क्या करता है? ये भाग में लेता है। ठीक है,